लास्ट लेक्चर में हमने विभज्योतक उत्तक जो है उसको कंप्लीट किया था। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे स्थायी उत्तक। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्थायी उत्तक है उसका निर्माण विभज्योतक से ही होता है। विभज्योतक की कोशिकाएं किसी कार्य को करने के लिए विभाजन करना छोड़ देती हैं और स्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाती हैं। अब कोई भी कोशिका जो विभाजन करती है उसको कोशिका चक्र को फॉलो करना पड़ता है। अब कोशिका चक्र के अंदर 4 अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं के नाम आपको पता होने चाहिए। G1, S, G2 और M। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं। अब कोई भी कोशिका जो विभाजन करती है उसको इस चारों स्टेजेस या चारों अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। अब जो भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है कोशिका विभाजन के लिए उसका निर्माण G1 अवस्था के अंदर होता है। इसके अलावा ये जो प्रोटीन है वो G2 अवस्था में भी इसका निर्माण होता है। S प्रावस्था में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए का प्रतिकरण होता है, यानी डीएनए की मात्रा जो है वो दोगुनी हो जाती है। डीएनए प्रतिकरण से 2 कॉपीज बन जाती हैं डीएनए की। अब ऐसी कोशिका जो एस प्रावस्था में पहुंच गई उसको विभाजित होना ही पड़ता है। फिर वो G2 प्रावस्था में भी जाएगी और G2 से फिर M अवस्था में भी जाएगी। अब M अवस्था में क्या होता है? जो कोशिका है वो विभाजित होती है। अब वो समसूत्री विभाजन है या अर्धसूत्री विभाजन है वो निर्भर करता है कि किस प्रकार का विभाजन हो रहा है, लेकिन M प्रावस्था में ही कोशिका जो है वो विभाजित होती है। अब ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन करना छोड़ देती हैं फिर वो जीवन प्रावस्था में तो जाती हैं, लेकिन जीवन प्रावस्था से फिर वो G0 प्रावस्था के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अब ये एक विश्राम अवस्था है। इसका मतलब कोशिका विश्राम अवस्था में चलेगी, अब वो विभाजित नहीं होगी और ऐसा जो उत्तक है वो स्थायी उत्तक की कोशिकाएं करती हैं। तो लेकिन जिस कोशिका को विभाजित होना होता है यानी विभज्योतक की कोशिकाएं वो कोशिका चक्र को पूरा करती हैं हमेशा जब भी कोशिका विभाजित होती है, और स्थायी उत्तक की कोशिकाएं विभाजन करना छोड़कर G0 प्रावस्था में आ जाती हैं। तो अब अपनी बात करते हैं कि जो स्थायी उत्तक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो स्थायी उत्तक मुख्य रूप से 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे: सरल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक और विशिष्ट स्थायी उत्तक। सबसे पहले सरल स्थायी उत्तक की बात करते हैं। तो ऐसा उत्तक जो कि समान प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, यानी सभी की सभी कोशिकाएं एक समान प्रकार की हैं, तो ऐसा उत्तक जो है वो सरल स्थायी उत्तक कहलाता है। अब इसमें 3 प्रकार के उत्तकों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। उदाहरण के लिए एक तो मृदुतक, दूसरा है स्थूलकोण उत्तक और तीसरा है दृढ़ोत्तक। इनमें से मृदुतक और स्थूलकोण उत्तक जो है ये एक जीवित उत्तक है, इसका मतलब इसमें कोशिकाएं जो है वो हमेशा जीवित होती हैं, जबकि दृढ़ोत्तक जो है ये एक मृत उत्तक है, इसका मतलब इसमें कोशिकाएं मृत होती हैं। उसके बाद दूसरा प्रकार आता है स्थायी उत्तक का, जटिल उत्तक या जटिल स्थायी उत्तक। तो जटिल स्थायी उत्तक क्या होता है? ऐसा उत्तक जिसमें जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से बना होता है, यानी जिसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनसे बना हुआ जो उत्तक है वो जटिल स्थायी उत्तक कहलाता है। तो इसमें 2 उत्तकों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। अब जाइलम जो है ये क्या काम करता है? ये जल के संवहन का काम करता है, जबकि फ्लोएम जो है ये भोजन के परिवहन का काम करता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं संवहन उत्तक। तो इसका मतलब जटिल उत्तक जो है वो संवहन उत्तक है। उसके बाद तीसरा जो स्थायी उत्तक है वो आता है विशिष्ट स्थायी उत्तक। तो विशिष्ट स्थायी उत्तक क्या होता है? जो उत्तक की कोशिकाएं हैं वो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं और ऐसा उत्तक विशिष्ट स्थायी उत्तक कहलाता है। अब 2 उत्तकों के नाम इसमें आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो है वेलामैन उत्तक जो ऑर्किड्स में पाया जाता है, और दूसरा है ग्रंथिल उत्तक जो ग्रंथियों के रूप में विभिन्न पौधों के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से 3 प्रकार के स्थायी उत्तक जो हैं वो होते हैं और इनके उदाहरण भी हमने देखे। अब हम लोग इनको एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मृदुतक को। तो मृदुतक जो है या पैरेन्काइमा जो है ये शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में 2 शब्द होते हैं, पैरा और दूसरा होता है एनकाइमा। पैरा का मतलब होता है के बिना और एनकाइमा का मतलब होता है जमाव। इसका मतलब ये है कि ये जमाव के बिना है। इसका मतलब इन कोशिकाओं में ना तो कोशिका भित्ति पर और ना ही अंतराकोशिकीय अवकाशों में किसी भी प्रकार का जमाव उनमें नहीं होता है, तो इसलिए ये जीवित उत्तक है। तो इसके अभिलक्षणों की बात करें तो सबसे पहला अभिलक्षण इसमें आता है कि इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित होती हैं और पतली भित्ति वाली होती हैं। पतली भित्ति का मतलब किसी भी पदार्थ का जमाव नहीं होता और उत्तक के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती हैं, एक दूसरे के साथ वो
पदार्थों का आदान प्रदान कर सकती हैं, जल का आदान प्रदान कर सकती हैं, इसलिए वो जीवित रहती हैं। दूसरा, आकृति की बात आती है। तो आकृति की बात करें, या तो इनकी आकृति गोलाकार हो सकती है या फिर इनकी आकृति कोणाकार हो सकती है। अगर गोलाकार है तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो डायग्राम के अंदर, इनके बीच बीच में रिक्त स्थान रह जाते हैं जिनको अंतराकोशिकीय अवकाश कहा जाता है। दूसरा, कोणाकार, जैसा कि डायग्राम में देख सकते हो, ये आपस में कोशिकाएं इस तरह से सटी होती हैं कि इनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होते। तो इस तरह से तीसरा जो अभिलक्षण इनका आता है कि इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश जो है वो उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी, अनुपस्थित भी हो सकते हैं। तो अगर तो कोशिकाएं गोलाकार हैं तो उनमें अंतराकोशिकीय अवकाश उपस्थित होते हैं, और अगर कोशिकाएं कोणाकार हैं तो उनमें अंतराकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होते हैं। उसके बाद इसके कार्य की बात करें तो जो स्थायी उत्तक है इसका मुख्य कार्य होता है भोजन का संग्रहण करना। अब पौधे जो है वो भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं, तो ये स्टार्च स्थायी उत्तक, ये जो स्टार्च है ये मृदुतक जो है उसके कोशिकाओं के अंदर ही संग्रहित होती है। तो ये इसका मुख्य कार्य है। अब मृदुतक जो है वो चाहे तो अपने साधारण रूप में हो या फिर ये रूपांतरित रूप में हो, लेकिन ये भोजन संग्रहण का काम जो है वो जरूर करता है। उसके बाद फिर पांचवा इसमें अभिलक्षण आता है कि ये सर्वव्यापी उत्तक होता है। सर्वव्यापी का मतलब जितने भी संवहनी पौधे होते हैं उन सभी में ये जो मृदुतक है वो पाया जाता है। अब देखो, मृदुतक जो है वो सभी संवहनी पौधों में पाया जाता है। अब संवहनी पौधे कौन से होते हैं? तो केवल 3 ही पादप समूह हैं संवहनी पौधों के। सबसे पहले टाइडोफाइट्स, दूसरे अनावर्त बीजी पौधे और तीसरे आवर्त बीजी पौधे। तो इन तीनों पादप समूहों में आपको जो मृदुतक है ये देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे मृदुतक के रूपांतरण। अब मृदुतक जो है वो विभिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित भी हो जाता है। तो मेनली 4 प्रकार के रूपांतरण हमें देखने को मिलते हैं मृदुतक के। सबसे पहला वायुतक, दूसरा है हरितोत्तक, तीसरा है पर्ण मध्योतक और चौथा है प्रोजेनकाइमा। तो ये 4 रूपांतरण हमें देखने को मिलेंगे। तो हम लोग इनको एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायुतक की। तो वायुतक में क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, जो मृदुतक है उसके बीच बीच में बहुत सारे क्या बन जाते हैं, वायु कोष्ठक बन जाते हैं। अब इन वायु कोष्ठकों के अंदर वायु भरी हुई रहती है। तो ऐसा उत्तक किसमें पाया जाता है? तो जो जलोदबिद्ध पौधे होते हैं उनमें इस प्रकार का उत्तक हमें देखने को मिलता है। अब इस उत्तक का काम क्या है? इस उत्तक का काम है पौधों को लचीलापन प्रदान करना। अब देखो, कोई भी जलोदबिद्ध पौधा है, अब उसको जल के अंदर रहना है तो उसको जल धारा के प्रवाह का सामना करना पड़ेगा। अगर वो पौधा जो है बिल्कुल सीधा रहे तो जल धारा के कारण वो टूट सकता है। तो टूटने से बचने के लिए फिर क्या करते हैं, जो पौधों के अंग होते हैं, जैसे उसका तना है या उसकी जो पर्ण है, वो जल धारा की दिशा में मुड़ जाती है, जिससे वो टूटने से बच जाती है। अब जो पत्ती है या पर्ण है या उसका जो तना है, वो जल धारा की दिशा में क्यों मुड़ा? क्योंकि उस तने के अंदर या उस पर्ण के अंदर वायुतक उपस्थित था। तो वायुतक जो है वो जो जलोदबिद्ध पौधे होते हैं उनके पादप अंगों को लचीलापन प्रदान करते हैं, इसलिए वो आसानी से जल धारा की दिशा में मुड़ जाता है। ठीक है। अब ये जो वायुतक है इसके बीच में वायु कोष्ठक हैं जिनमें वायु भरी रहती है। तो इस तरह से ये जो उत्तक है वो स्पंजी प्रकृति का होता है, जो लचीलापन प्रदान करता है जलोदबिद्ध पौधों को।